हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन भाग 12, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलॉइड का वर्गीकरण। तो वैसे टोटल 3 टाइप का वर्गीकरण होता है, अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग आधार पर, जिनमें से 2 वर्गीकरण हम आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में तीसरा वर्गीकरण आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग आधार पर, अलग अलग बेसिस पर कोलॉइड्स का वर्गीकरण किया। तो पहला वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे हैं उसका आधार क्या है, वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तो पहला वर्गीकरण उन्होंने देखा कि परिक्षिप्त अवस्था अगर अलग अलग हो और परिक्षेपण माध्यम अगर अलग अलग हो तो इस आधार पर कोलॉइड को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के भिन्न भिन्न होने के कारण कोलॉइड को कुल 8 भागों में बांटा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आप एक कॉलम बना लेंगे। एक साइड आप लिख दीजिए परिक्षिप्त अवस्था, एक साइड लिख दीजिए परिक्षेपण माध्यम और एक साइड आप लिखेंगे कोलॉइड विलयन का नाम और एक साइड उदाहरण। परिक्षिप्त अवस्था डिस्पर्स फेज, परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्जन मीडियम, कोलॉइड विलयन का नाम, नेम ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो आप ये कॉलम खींच लीजिए। चलिए पहले मैं थोड़ा सा आपको जनरली बता दूं। देखो, परिक्षिप्त अवस्था ठोस हो सकती है, ठीक है। परिक्षिप्त अवस्था देखिए द्रव हो सकती है और परिक्षिप्त अवस्था गैस हो सकती है। तो वैसे ही परिक्षेपण माध्यम आप ठोस भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं पहला। देखिए, परिक्षिप्त अवस्था ठोस ले लो, उसको आप ठोस में ही घोल दो। परिक्षिप्त अवस्था आपने ठोस लिया, ठोस को आप द्रव में भी घोल सकते हो और ऐसे ठोस को आप गैस में भी घोल सकते हो। 1 3 हो गए। ऐसे द्रव को आप ठोस में भी घोल सकते हो, द्रव को आप द्रव में भी घोल सकते हो, द्रव को गैस में भी घोल सकते हो। नेक्स्ट, गैस को आप द्रव में भी घोल सकते हो और गैस को ठोस में भी घोल सकते हो और गैस को गैस में भी घोला जा सकता है। लेकिन इससे अगर गैस को गैस में घोले उससे कोई भी कोलॉइडी विलयन नहीं बनता। वैसे गैस गैस में घुली रहती है, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन घुली गैसें हैं, लेकिन वो कोलॉइड नहीं होती। ठीक है, तो कोलॉइडी विलयन केवल क्या है, ये टोटल आप काउंट करोगे तो टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। तो एक एक करके इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मैं डायग्राम भी साथ में दिखा रही हूं। देखिए क्या है। सबसे पहले अगर आप परिक्षिप्त अवस्था डिस्पर्स फेज ठोस लेते हैं सॉलिड और परिक्षेपण माध्यम लेते हैं ठोस। अब मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आप सोचिए कि परिक्षिप्त अवस्था वो है जो कम मात्रा में है, समझिए मतलब विलेय की तरह, और परिक्षेपण माध्यम वो है जो ज्यादा मात्रा में है, मतलब विलायक सॉल्वेंट की तरह। तो अगर ये ठोस जो है वो ज्यादा मात्रा में है और उसके अंदर भी हम ठोस के ही कण डाल रहे हैं, तो ये सोचिए ठोस को ठोस में ही घोल रहे हैं, तो ऐसा कोलॉइडी विलयन कहलाता है ठोस सॉल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि 2 चीजें या 2 से ज्यादा चीजें आप आपस में घोल रहे हो, एक कम मात्रा में है और एक ज्यादा मात्रा में है। जो कम मात्रा में है वो भी सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में, और जो ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं वो भी क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है मिश्र धातुएं। आपने सुना होगा एलॉय, इंग्लिश में एलॉय बोलते हैं, सुना होगा। रोल गोल्ड है, नाइक्रोम है, इसके अलावा पीतल। पीतल तो आपने सुना होगा ना। पीतल किससे बनता है, पीतल की ट्रिक है पीताजी, पी फॉर पीतल, ता फॉर तांबा, जी फॉर जिंक। तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण तांबा और जिंक से होता है, और तांबा भी ठोस होता है और जिंक भी ठोस होता है। तांबा अधिक मात्रा में होता है तो क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम, और जिंक जो है केवल 20% होता है, ये 80% होता है और जिंक होता है 20% कम मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त अवस्था। तो मिश्र धातुओं के बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, बस आप मिश्र धातु सुनिए। मिश्र धातु में एक धातु अधिक मात्रा में होता है, धातु ठोस होते हैं, और दूसरा धातु कम मात्रा में होगा, वो भी ठोस अवस्था में होता है। तो 2 ठोस को आपस में घोल के आप जो कोलॉइडी विलयन बनाएंगे वो कहलाएगा क्या, ठोस सॉल। और इसका एग्जाम्पल है मिश्र धातु। ऐसे ही होता है रूबी कांच, जो चूड़ियां आप मतलब जो है ना डेकोरेशन के लिए, आपको पता है सजावट के लिए जो यूज करते हैं चूड़ियां, ठीक है, मेकअप के लिए लेडीज यूज करती हैं, वो क्या है, रूबी कांच भी होता है। वो इसी का एग्जाम्पल है जिसमें 2 सॉलिड चीज को मिलाकर रूबी कांच का निर्माण होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, आप 2 याद कर लीजिए। नेक्स्ट, कोलॉइडी सॉल्यूशन की बात करें तो अगर आप कम मात्रा में ले रहे हैं
कम मात्रा में जो चीज ले रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट में, और जो अधिक मात्रा में ले रहे हैं वो लिक्विड स्टेट में है। मतलब लिक्विड में आप क्या कर रहे हैं, कोई ठोस घोल रहे हैं, ठीक है। ठोस को किस में घोल रहे हैं, लिक्विड में। तो ऐसा कोलाइडी विलयन को बोला जाता है सॉल, याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सॉल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, पेंट, गोल्ड, सॉल, इसके अलावा इंक। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको इंक का दे रही हूं, इंक से आप समझ जाएंगे तीनों को, ठीक है। इंक में क्या होता है, इंक के ठोस के कण होते हैं। मान लीजिए नीले रंग की ठोस पहले से आती थी, रंग की एक टिक्की आती थी पहले से, ठीक है। कोई रंग जैसे ब्लू कलर की इंक बनानी है, रेड कलर की इंक बनानी है, तो ठोस सॉलिड टुकड़े आते थे। उन टुकड़े को हम पानी में घोलते थे तो वो रेड कलर का लिक्विड बन जाता था, या ग्रीन कलर का, या ब्लैक कलर का लिक्विड। तो समझ रहे, तो ठोस जो कलर होते हैं, ठोस जो हमारे परिक्षिप्त अवस्था है, उसको जैसे आप द्रव पानी में घोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, किसी पर्टिकुलर रंग की इंक बन जाती है। तो इंक किसका एग्जाम्पल है, ठोस को द्रव में घोलने वाला। इसको हम सॉल भी कह सकते हैं। ऐसे पेंट का भी होता है, पेंट में ठोस के कण होते हैं, उसको लिक्विड में घोल दिया जाता है तो पेंट का रूप ले लेते हैं। ऐसे होता है गोल्ड सॉल। आसान है, गोल्ड सॉल जल में बनेगा, ठीक है। गोल्ड के पार्टिकल को जल में घोल दिया जाएगा, आसान है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, अगर ठोस को आप गैस में घोल रहे हैं, मतलब ठोस पार्टिकल कम मात्रा में उसको घोल रहे हैं गैस में, गैस बहुत ज्यादा है, उसमें आपने ठोस के कण घोल दिए। इसका सबसे एग्जांपल है धुआं, ठीक है। देखिए कैसे समझेंगे इसे आप, धुआं, ठीक है। धुआं, धूल कैसे बनती, स्मोक। क्या होता है धुएं में या धूल में, होता क्या है, हमारे चारों ओर क्या है, गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो वायुमंडल में चारों ओर क्या है, गैस है। जब उसमें क्या होता है, कार्बन के कण, ठीक है, पार्टिकल कुछ जो दिखाई नहीं देंगे आपको, क्या होगा, कण, ठोस के कण चारों ओर हवा में फैल जाते हैं, तो वो किसके रूप में हमें दिखाई देता है, धुएं के रूप में दिखाई देता है। तो धुआं बनता कैसे है, चारों ओर गैसें हैं, उन गैसों में कार्बन के कण, ठीक है, और जो कण होते हैं, ठोस के कण अगर चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे तो वो किसके रूप में हमें धुआं या धूल के रूप में दिखाई देंगे। तो क्या है, चारों ओर अधिक मात्रा में क्या है, गैस, और कम मात्रा में क्या है, उसमें कार्बन के कण, ठोस के कण। तो वो क्या बन गया, उदाहरण के रूप में क्या हो गया, धुआं। और अगर ठोस कम मात्रा में हो, गैस अधिक मात्रा में, तो इसको बोलते हैं एयरसोल, ठीक है, एरोसोल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हूं, मैं इसीलिए एक एक करके समझा रही हूं कि कैसे ये एग्जाम्पल हो रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कभी ना भूलें। नेक्स्ट है द्रव, द्रव कम मात्रा में है और ठोस ज्यादा मात्रा में, मतलब आपको क्या कर रहे हो, ठोस बहुत ज्यादा मात्रा में, उसमें आप द्रव डाल रहे हो, ठीक है। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है पनीर, मक्खन, ठीक है। तो जब द्रव को, किसी कम मात्रा में द्रव है, उसको अधिक मात्रा में क्या है, ठोस, ठोस में घोल रहे हो, तो इससे जेल का निर्माण होता है। आपने जनरली जेल, सिर में लगाने वाला जेल देखा होगा, या खाने वाला जैम जेली जैसे आप खाते हैं उसमें देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, ठोस ठोस सा होता है, और थोड़ा सा उसको आगे जब आप प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, उसमें से क्या निकलता है, लिक्विड। इसका मतलब है ठोस ज्यादा मात्रा में है और उसमें से थोड़ी बूंदे जल की, पानी की जैसी निकलती है, तो उसमें द्रव क्या है, कम मात्रा में है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है पनीर या मक्खन। पनीर कोई एक ऐसे एग्जाम्पल से दे रहे हैं, पनीर के आप टुकड़े लेना, ठीक है, कैसा है वो, ठोस है, उसको जब आप प्रेस करते हो उसमें से लिक्विड सा निकलता है, द्रव सा निकलता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, पानी है कम मात्रा में, तो द्रव क्या है, कम मात्रा में, और उसमें जो पनीर है वो कैसा है, ठोस होता है ना पनीर, तो उसमें ठोस अधिक मात्रा में। तो ये एग्जाम्पल है। ऐसे आप मक्खन लिख सकते हैं, ठीक है। मक्खन ठोस होता है थोड़ा, ठीक है, और उसमें भी क्या होता है, ऑयल होता है, लिक्विड, वो कम मात्रा में होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही हूं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है, जब आप कम मात्रा में भी द्रव हो और जिसमें घोल रहे हो वो भी द्रव, मतलब समझ रहे हो, कोई चीज आप घोल रहे हो वो भी द्रव, और जिसमें घोल रहे हैं वो भी द्रव, विलेय भी द्रव समझो, विलायक भी द्रव। तो ऐसा जब आप किसी लिक्विड को लिक्विड में घोलते हैं, द्रव को द्रव में घोलते हैं, तो उसको कहा जाता है पायस, और इंग्लिश में बोलते हैं इमल्शन। क्या बोला जाता है, इमल्शन, EMULSION, इमल्शन, ठीक है। इस बार ये वाला टॉपिक हटा दिया गया, इमल्शन बहुत इंपोर्टेंट था, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी मैं छोड़ दूंगी बाद में, मैं लेकिन पढ़ाऊंगी इसे अगले टाइम के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा मिल्क, दूध ले ले, ठीक है। दूध कैसे बना, ऐसे समझिए, सिंपल वे में बता रही हूँ, ठीक है। हम कोई ऐसा नहीं है कि कैसे निर्मित हो रहा, नहीं।
आपने पानी लिया, ऐसे समझिए, उसमें दूध डाल दिया, ठीक है। तो सोचिए क्या चीजें मिलाई आपने, दूध कैसा होता है द्रव अवस्था में, और पानी, पानी क्या है वो भी द्रव अवस्था में। तो दोनों चीजें जो आपस में मिक्स की हैं, कम मात्रा में ज्यादा मात्रा में, वो दोनों की दोनों क्या है, द्रव अवस्था में है। इसलिए द्रव और द्रव का कोलाइडिव विलयन बनेगा, जिसे पायस भी कहते हैं, और उसका एग्जांपल है दूध। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल, ये कॉड लिवर ऑयल का होता है, आपने देखा है कुछ दवाइयां ऐसी आती, मेडिसिन ऐसी आती जिनमें लिक्विड सा भरा रहता है, द्रव सा भरा रहता है, वही होता है कॉड लिवर ऑयल। तो इसके मैं डायग्राम भी यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा हेयर क्रीम भी इसका एग्जांपल है। हेयर क्रीम में भी लिक्विड को लिक्विड में फेंट के बनाए जाते हैं हेयर क्रीम्स। नेक्स्ट है द्रव को गैस में घोल रहे हैं, ठीक है। द्रव का मात्रा में, गैस अधिक मात्रा में। तो द्रव को जब गैस में घोलते हैं तो एरोसोल का निर्माण होता है। जब भी गैस अधिक मात्रा में हो, एक ट्रिक बता रही हूं, जब भी गैस परिक्षेपण माध्यम के रूप में अधिक मात्रा में हो, तो आप सोचा करो कि हमारे चारों ओर का वायुमंडल, क्योंकि गैस अधिक मात्रा में वायुमंडल में ही होती है, तो हमारे चारों ओर क्या है, गैस अधिक मात्रा में है। तो होता क्या है बच्चों, जब चारों ओर वायुमंडल में, हमारे चारों ओर इन्वायरमेंट में गैस अधिक मात्रा में, गैस तो है ही है, आपको पता है, ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, जो भी है गैसेज है। तो उसमें क्या होता है, जब पानी की कुछ बूंदें जलवाष्प अटक रुक जाती है, तो उससे कोहरा बनता है, उसी से धुंध बनता है। अलग अलग पानी की अलग अलग क्वांटिटी, ज्यादा है कम है, उसके अनुसार कोहरा बनता है या उसी से धुंध बनता है। और बहुत ज्यादा जलवाष्प की बहुत बूंदें इकट्ठी हुई हैं तो बादल बनता है। तो बादल हो, कोहरा हो, धुंध हो, क्लाउड हो, फॉग हो या मिस्ट हो, तीनों का निर्माण कैसे होता है, जब चारों ओर गैसें जो हैं उनमें जब कुछ जल की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं तो इनका निर्माण होता है। इसको बोलते हैं एरोसोल। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, गैस को द्रव में घोल रहे हैं, द्रव अधिक मात्रा में है और गैस कम मात्रा में। अभी गैस कम में है, जब ज्यादा में होगी गैस मात्रा, गैस अधिक मात्रा में होगी तो चारों ओर का वायुमंडल समझ लेना, ये इसमें बादल बादल चीजें आ जाती हैं। लेकिन जब गैस कम मात्रा में है, द्रव ज्यादा में, मतलब द्रव में आप क्या डाल रहे हो, गैस डाल रहे हो, ठीक है। तो आपने देखा है जब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपने देखा जैसे आप ढक्कन खोलते हैं उसमें से गैस बाहर निकलती है और उसके अंदर द्रव भरा होता है, और गैस जितना भी होता है झाग के रूप में बाहर निकल के आ जाती है, झाग बनता है ना, इसीलिए उसको फोम बोलते हैं। ऐसा कोलाइडिव विलयन, जब किसी द्रव में गैस घोली जाती है तो उसको झाग कहते हैं, झाग बनता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा लिक्विड होता है और जैसे ढक्कन खोलते हैं उसमें से गैस बाहर निकलती है। तो गैस कम मात्रा में और लिक्विड उसमें ज्यादा मात्रा में। इसके अलावा शेविंग क्रीम होती है शेव करने के लिए, उसका भी यही होता है, लिक्विड में गैस डाली जाती है और उससे क्या होता है, शेविंग क्रीम बनती है। ऐसे ही नेक्स्ट है, गैस को जब आप ठोस में डालते हैं, ठीक है, मतलब गैस कम मात्रा में है, उसको आप ठोस में डाल रहे हैं। आपने ब्रेड देखी है, ब्रेड खाते हैं आप लोग, तो ब्रेड में आपने देखा होगा छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, देखा है ना आपने। गैस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सॉरी ब्रेड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ब्रेड कैसा है, ब्रेड जो है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस है। अब उसमें जो पोर्स है, उन पोर्स में भरी रहती है CO2 गैस। जब ये निर्मित होती है ब्रेड आप, इसके अलावा आप केक बनाते हैं तो वो भी पोरस होती है, छिद्रित होती है, देखा है, तो उसमें से CO2 गैस निकलती है। तो वो जो ब्रेड है वो किस रूप में है, सेमी सॉलिड है, सॉलिड मान लो उसको, ठोस अवस्था में है, और उसके अंदर जो छिद्र बने हैं उसमें गैस भरी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, गैस का ठोस में कोलाइडिव विलयन, और ऐसा विलयन कहलाता है ठोस झाग। और ये कहलाता है क्या, इसके अलावा ब्रेड के अलावा एग्जांपल है झावा पत्थर। झावा पत्थर का मैं चित्र बना रही हूं, जिससे आप चित्र देख लीजिए, जिससे आपने देखा होगा कि नहाने के लिए आप यूज करते हैं, पाँव धोने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो होता है झावा पत्थर, वो उससे बनते हैं लावा चट्टान, जो आपने देखा होगा ज्वालामुखी के विस्फोट से, उससे बनता है गैसों की गैस ठोस में सॉलिड में अटैच हो जाती है, इससे बनता है झावा पत्थर, इंग्लिश में बोलते हैं प्यूमिक स्टोन। तो मैंने इतनी चीजें बता दी, आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं यहाँ पर ये बताना भूल गई, अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो उसको सॉल कहते हैं। तो वो द्रव अगर जल हुआ, अगर वो द्रव लिक्विड जो आप ले रहे हैं परिक्षेपण माध्यम अगर जल है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोसॉल, हाइड्रो फॉर वाटर, ठीक है, हाइड्रो यूज करते हैं जल के लिए। तो उसको कहेंगे, अगर द्रव जो आप लिक्विड ले रहे हो वो ले रहे हो जल, वाटर, तो उसको हाइड्रोसॉल कहते हैं। अगर आप द्रव जो है वो आप क्या ले रहे हैं, एल्कोहल, तो एल्कोसॉल बोलते हैं। और अगर द्रव आप ले रहे हो बेंजीन तो उसको बेंजोसॉल कहते हैं।
ठीक है, नाम आ जाएगा आगे से बस। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा बेसिस, दूसरा क्लासिफिकेशन, वो है आणविक आकार के आधार पर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर साइज। तो इसके अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है बहुआण्विक कोलॉइड, जिसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड भी कहते हैं। नाम से ही लग रहा है मल्टी मॉलिक्यूल, मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। तो क्या होता है, जब बहुत संख्या में छोटे छोटे परमाणु या छोटे छोटे अणु आपस में मिलेंगे, और अणु या परमाणु का आकार कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से कम। तो छोटे छोटे अणु बहुत संख्या में आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या होता है, एक कोलॉइडी कण का निर्माण करेंगे, और जो कोलॉइडी कण बनेगा उसको हम बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड या बहु आणविक कोलॉइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सॉल, इसका निर्माण क्या होता है, गोल्ड सॉल का निर्माण होता है गोल्ड के, ठीक है, गोल्ड को AU से सिंबलाइज करते हैं, AU, ठीक है, A कैपिटल A स्मॉल u। गोल्ड के ढेर सारे परमाणु जो है आपस में मिलते हैं, जैसे चित्र दिख रहा है, और किसका निर्माण होता है, गोल्ड सॉल का। नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फर सॉल का निर्माण S8 अणु, जो सल्फर सॉल होता है उसमें एक अणु होता है S8। तो ऐसे बहुत से S8 अणु, ठीक है, ऑक्टा सल्फर हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे S8 अणु आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या बनाएंगे, सल्फर सॉल, और इनके बीच कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है, वॉन्डरवॉल आकर्षण बल। तो हम बात करें मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड की, जिसे हम कहते हैं बहुआण्विक कोलॉइड। तो इनका क्या होता है, बहुत सारे अणु आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसका जो मास होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास होगा, अणुभार होगा, वो अधिक होता है। इसके अलावा जो ये अणु आपस में जुड़ते हैं, इनके बीच पाया जाता है वॉन्डरवॉल आकर्षण बल, लेकिन कैसा होगा, वो वीक, दुर्बल होता है। ठीक है, और इनकी प्रकृति कैसी होती है, द्रव स्नेही, मतलब ये क्या होता है, लिक्विड, जो जल होता है उसके साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है वृहदाण्विक कोलॉइड, दूसरा टाइप मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, नाम से ही लग रहा है मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रो मतलब जिसका साइज बहुत ज्यादा हो। तो क्या होता है, इस वाले कोलॉइड में केवल एक अणु होगा और उसका आकार बहुत बड़ा होगा। केवल एक अणु जिसका आकार कोलाइडी कण के बराबर हो। कोलाइडी कण का आकार होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच। तो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का केवल एक कण होगा जिसका आकार बहुत बड़ा है, अपने में ही बहुत बड़े आकार का है, मतलब कोलाइडी कण के बराबर का। तो ऐसा कोलाइडी कण क्या कहलाएगा, वृहदाण्विक कोलॉइड कहलाएगा। जैसे पहले वाले में क्या हो रहा था, बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिल रहे थे, तब जाके 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का एक पार्टिकल बना रहे थे। जबकि इसमें केवल एक ही कण होगा जिसका आकार पहले से ही बहुत बड़ा कण है, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ऐसा कोलॉइड कहलाएगा वृहदाण्विक कोलॉइड या फिर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें नेचुरल कोलॉइड की, नेचुरल मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड की जो प्रकृति में बनते हैं वो है स्टार्च का जेली विलियन हो गया, प्रोटीन का जेली विलियन, सेल्यूलोज, रबड़। ठीक है, और अगर हम बात करें सिंथेटिक की या कृत्रिम जो लेबोरेटरी में बनते हैं तो वो है पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, ये क्या आते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा आकार होता है इनका, लंबी चेन होती है। आपको पता है स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज बहुत असंख्य संख्या में इनमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, तो इनका आकार बहुत बड़ा होता है। अब इन कोलॉइड की कुछ वो है प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इनका अणुभार क्या होता है, बहुआण्विक कोलॉइड से कहीं गुना ज्यादा होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड का, इनका मॉलिक्यूलर मास, इनका जो भार होता है अणुभार, वो पहले वाले जो हमने पढ़ाया था बहुआण्विक से ज्यादा होता है। इसके अलावा इनके बीच भी वॉन्डरवॉल आकर्षण बल ही पाया जाता है, लेकिन इनके बीच वॉन्डरवॉल आकर्षण बल ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि इसमें बहुत से बॉन्ड होते हैं। स्टार्च, प्रोटीन, इनको आपने देखा है ना, इनका स्ट्रक्चर ही बहुत बड़ा होता है। और नेक्स्ट, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, द्रव विरोधी होती है, लायोफोबिक होते हैं। लायोफोबिक मीन्स ये क्या होता है, लिक्विड जो जल होगा उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उसके साथ अटैच नहीं होते, उससे दूर जाते हैं। अब हम बात करें तीसरे टाइप की कोलॉइड की, वो है एसोसिएटेड कोलॉइड या संगुणित कोलॉइड। संगुणित कोलॉइड की बात करें, ऐसे पदार्थ जो जनरली क्या होता है, सामान्य अगर उनकी सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन कम है तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य तरह बिहेव करेंगे। अगर उनकी कंसंट्रेशन कम है, सांद्रता कम ले रहे हैं, तो वो विद्युत अपघट्य की तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगी तब वो किसकी तरह काम करेंगे, कोलॉइड की तरह। तो ऐसे कोलॉइड क्या कहलाते हैं, संगुणित कोलॉइड, जिसे नाम लग रहा है संगुणित मतलब जुड़ना। तो इनका निर्माण भी क्या होगा, बहुत से आयन,
बनते किससे हैं? आयनों से। बहुत से आयन आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद क्या होंगे? किसका निर्माण करेंगे? संगुणित कोलॉइड का। तो इनकी प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो पहली बात क्या होता है, ये दोनों टाइप के होते हैं। ये द्रव किससे प्यार भी करते हैं और द्रव का विरोध भी करते हैं, मतलब जल के साथ ही अटैच होने की भी, इनका एक भाग जल से अटैच होने की कोशिश करता है और एक भाग, मतलब मॉलिक्यूल एक ही है, उस मॉलिक्यूल का एक सिरा द्रव से जुड़ने की कोशिश करेगा, जल से जुड़ने की कोशिश करेगा, और दूसरा सिरा जल से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो दोनों प्रकृति के होते हैं। और इनके अणुभार की बात करें तो ये भी बहुत बड़े आकार के होते हैं, तो इनका भी अणुभार बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है सांद्रता बढ़ाने पर वंडरवॉल आकर्षण बल भी बढ़ता है। इनका क्या होता है? वंडरवॉल आकर्षण बल ही इनके बीच पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन इनकी संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा? वंडरवॉल आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है। और जब ये अणु, ढेर सारे अणु आपस में संगुणित होकर क्या होता है? संगुणित होते हैं, ढेर सारे अणु आपस में जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद जो सर्किल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहते हैं मिसेल। इसका एग्जांपल है डिटर्जेंट और साबुन। जब मैं डिटर्जेंट साबुन बताऊंगी, इस मिसेल को बहुत ही अच्छे से बताऊंगी। देखिए ऐसे है, आयनिक है, ऋणायन के रूप में दिख रहा है आपको नेगेटिव चार्ज, तो एक तो है पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज एंड है, और यहां पर आपको टेल दिख रही है, ठीक है। तो एक सिरा इसका होता है जल से अटैच होने वाला, एक सिरा क्या होता है? जल से दूर भागने वाला होता है, और ये क्या होता है? मिसेल का निर्माण करते हैं। तो ये जो बना हुआ है, जो आपको चित्र दिख रहा है, ये मिसेल कहलाते हैं, ठीक है। इसको डिटर्जेंट साबुन जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छा टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है मिसेल के बारे में। तो आज हमने पढ़ लिया है कोलाइडी विलियन के 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन। आई होप आपको अच्छे से सारी समझ में आ गई हूँ, क्योंकि टिक में भी ये वाले टिक के लिए भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, और वैसे भी आपको आना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।